स्वागत है आपका आज एजुकेशन में। अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज और इसमें अब हम लोग पहुंच गए किसमें, तो क्लास 8 में, है ना। क्लास 8 में आ गए हम लोग और क्लास 8 का ये जो है, क्लास 8 का ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और चैप्टर 1 कह क्या रहा है, कैसे, कब और कहां, है ना, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। यही हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, कुछ जानते हैं इसके बारे में। कैसे, कब और कहां, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, तारीख के द्वारा, ठीक है, हम लोग ये जान पाते हैं कोई डेट जहां लिखा हुआ हो, या कोई इतिहासकार हो, या फिर किसी की जीवनी हो, या कहीं कोई अभिलेखागार में या संग्रहालय में संरक्षित की गई वस्तुएं हो, तो उससे हम लोगों को पता चलता है क्या कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कहां हुई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला क्या कह रहा है क्या, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, देखिएगा होता क्या है कि तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को एक बात पता होगा, पहले के क्लास में आप पढ़े हैं इतिहास क्या है, ठीक है। पिछले क्लास में आप पढ़े हैं इतिहास है क्या। तो इतिहास क्या है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, इतिहास है क्या, तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, ठीक है। इतिहास क्या है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, ठीक है। एक अनंत संवाद है, कहने का मतलब क्या है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। इतिहास क्या करेगा, इतिहास कभी खत्म होगा क्या। आज जो घटनाएं घट रही हैं कल जाके वो इतिहास हो जाएंगी, है ना। कल जो घटनाएं घटेंगी वो आगे चल के इतिहास हो जाएंगी। तो इतिहास वास्तव में है क्या, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इतिहास करता क्या है, तो यह समय के साथ होने वाला परिवर्तन बताता है, ठीक है। इतिहास से क्या पता चलता है, तो समय के साथ होने वाला परिवर्तन निर्धारित होता है, यह बताता है, ठीक है। यह बताता है कि पीछे में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इसके लिए क्या जरूरी है, तो पहले की घटनाओं में, पहले इतिहास अतीत में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ है, इसके लिए क्या करना होता है, डेट निर्धारित करना होता है ना। और डेट जो निर्धारित होता है, इसी कारण यह तारीख महत्वपूर्ण है, ताकि हम समय के साथ होने वाला परिवर्तन जान सकें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ भाई, 15 अगस्त 1947 को। तो एक डेट लिखा हुआ है ना कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। तो एक डेट है ना, इससे पता चलता है कि हां पीछे क्या हुआ था, ठीक है। और पहले जाइए, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है। अब ये जो डेट है ये 326 बीसी है, 326 ईसा पूर्व। अब उसमें कहीं तारीख है क्या, नहीं है ना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी घटना की सही तिथि या समय निर्धारित करना, है ना। आप कह सकते हैं किसी घटना की, आप कह सकते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं किसी घटना की सही तिथि निर्धारित करना, सही तिथि निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल है, या निर्धारित करना गलत है, ठीक है, गलत है। अब उदाहरण क्या है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 बीसी में हुआ था। अब किस डेट को हुआ था ये तो आप नहीं बता सकते हैं, है ना, क्योंकि पता ही नहीं है कि भाई डेट क्या था, ठीक है। तो इसके कारण अब तारीख ये तो बता सकता है, लेकिन किसी घटना की सही तिथि निर्धारित करना ये वास्तव में गलत है, ठीक है। क्योंकि वो परिवर्तन अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, और बताता क्या है, तो भाई परिवर्तन को बताता है। तो चलिए, सिकंदर का आक्रमण हुआ और यूनानियों का भारत में आगमन हो गया, है ना। वहां से बहुत कुछ सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो ये हुआ ना, समय के साथ होने वाला परिवर्तन बताया और अतीत और वर्तमान के बीच संवाद को भी निर्धारित किया, ठीक है। कभी कभी घटनाएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हैं क्या कि घटनाओं
का एक निश्चित अंतराल होता है। ठीक है, घटनाओं का क्या होता है, एक निश्चित अंतराल होता है या निश्चित क्रम होता है। ठीक है, निश्चित क्रम होता है। अब क्रम कैसे भाई, तो मान लो सिकंदर का आक्रमण हुआ, यूनानी भारत में आए, है ना। यूनानियों के आगमन के बाद में क्या हुआ, सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो सेल्यूकस बैठा गद्दी पर। सेल्यूकस मध्य एशिया का शासक था, तो सेल्यूकस के थ्रू क्या हुआ, भारत का संबंध मध्य एशिया से स्थापित हुआ। और मध्य एशिया से स्थापित होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोपीय आकर्षित हुए, है ना। फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, डचों का आगमन हुआ। समझ रहे बात। तो घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है, किसके कारण, इतिहास के कारण। ठीक है, और यही पढ़ा जाता है इतिहास में, यही पढ़ा जाता है इतिहास में। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है क्या, अवधि को तय करना। ठीक है, अवधि को तय करना। अब होता क्या है, इतिहास तो है, ठीक है, इतिहास तो है, अब उसका एक फिक्स क्रम निर्धारित कर दो, है ना। जैसे इतिहास को भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं, तो भारतीय इतिहासकार जो हैं, आप भारतीय इतिहासकारों की चर्चा करें तो भारतीय इतिहासकार इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन, मध्यकालीन। ठीक है, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, और एक और कहा जाता है आधुनिक। ठीक है, अब ये 3 क्रम में बटा है भारत का इतिहास, किसके अनुसार, भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। अच्छा, मध्य युग, प्राचीन तो आप समझ रहे हैं, प्राचीन समय क्या है, तो प्राचीन काल में पढ़ा जाता है प्रागैतिहासिक काल से लेकर, ठीक है, प्राचीन में क्या पढ़ा जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू कीजिए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर कहां तक, महमूद गजनवी के आक्रमण तक। ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण, ठीक है, यहां तक पढ़ा जाता है किसमें, प्राचीन में। ठीक है, मध्यकाल में क्या आया, तो ये अरेबियन आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी तो अरेबियन था, यहां से लेकर महमूद गजनवी से शुरू करते हैं और मध्यकाल में कहां आते हैं, औरंगजेब तक आ जाते हैं हम। ठीक है, औरंगजेब तक आ जाते हैं। इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो प्राचीन में हम लोग वो समय का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जब समाज क्या था, पूर्णतः वैदिक समाज कह लो, इसमें उसका निर्धारण था। ठीक है, और क्या हुआ, हिंदू संस्कृति भारत में विकसित थी, या कह लो वैदिक संस्कृति भारत में विकसित थी। उसके बाद आया मध्य युग, जब महमूद गजनवी आया तो फारसियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और उनके आक्रमण के बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद मुगल वंश आया, है ना, तो औरंगजेब तक का इतिहास पढ़ा जाता है। फिर आधुनिक में क्या, औरंगजेब के मरने के बाद मतलब उत्तर मुगल काल से लेकर, उत्तर मुगल काल से लेकर हम कहां तक पढ़ते हैं, तो भारत की आजादी तक। ठीक है, भारत की आजादी तक। ये वर्णन तो क्या है, भारतीय इतिहासकारों का इतिहास का बंटवारा है ऐसे। ठीक है, अब मध्य युग का जो ये मध्यकालीन समाज था, एक ऐसा स्थिति था जब समाज में क्या था, समाज आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन समाज में क्या था, तर्क नहीं था, विज्ञान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि राजशाही व्यवस्था थी, स्वतंत्रता और समानता मौजूद नहीं थी। क्लियर है, और ये ब्रिटिश काल जो है, उत्तर मुगल काल से भारत की आजादी तक का जो समय है, जिसको हम ब्रिटिश काल भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं आप, तो ब्रिटिश काल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश काल को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, औपनिवेशिक काल के नाम से। ठीक है, औपनिवेशिक काल के नाम से ब्रिटिश काल को जाना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह औपनिवेशिक काल का मतलब क्या हुआ। देखिएगा, इतिहास का वह समय, ठीक है, इतिहास का वह समय जिसे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत था और भारतीयों का अपना कोई स्वतंत्रता नहीं था। ठीक है, विकास और प्रगति में भारतीय शामिल नहीं थे, इसको क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक काल कहा जाता है। मतलब सीधा सा बात समझिए, जब आप किसी के अधीन थे तो वो औपनिवेशिक काल था। क्लियर है, अच्छा देखिएगा, ये जो बंटवारा का तिथि है, अवधिकरण, ये कहां से आया, तो ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। ठीक है, किसकी देन है, पश्चिमी सभ्यता की देन है, अवधिकरण या बंटवारा। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता की देन है। अच्छा, जब पश्चिमी सभ्यता की देन है तो पश्चिम का कोई विद्वान, कहने का मतलब कोई यूरोपीय विद्वान ऐसा किया होगा ना, तो 1817 में
किस वर्ष? 1817 में स्कॉटलैंड एक देश है ना, स्कॉटलैंड का एक विद्वान था। स्कॉटलैंड के कौन? तो स्कॉटलैंड का एक विद्वान था जेम्स मिल। क्या नाम था? जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल। ये क्या किया? एक किताब लिखा। तो जेम्स मिल की एक पुस्तक थी, जेम्स मिल की एक पुस्तक थी और उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या किया कि यह भारतीय समाज को 3 भागों में बांटा। कैसे कैसे बांटा? तो यह बोला क्या कि देखो ऐसा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्या होता है ना। यह बांटा किसमें? तो बोला कि सबसे पहले भारत में क्या था? हिंदू था, है ना, हिंदू काल। उसके बाद कौन हुआ? मुस्लिम आया। मुस्लिम के बाद कौन आया? ब्रिटिश आया। तो इन 3 कालखंडों में इसने भारत का इतिहास विभाजित किया। किसने? जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। क्लियर है? चलिए, ये क्या था? एक तरह से आप समझ लीजिए क्या कि अवधि निर्धारित हुई, है ना। अवधि का निर्धारण कैसे हुआ? क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहे हैं औपनिवेशिक क्या है, अभी तुरंत आपको बताएं। ठीक है, औपनिवेशिक क्या है या औपनिवेशीकरण क्या है? अगर यह कह दे आपसे कि औपनिवेशीकरण क्या है भाई, तो औपनिवेशीकरण क्या है अगर आपसे पूछे तो इसके बारे में लिखिएगा, जब किसी देश द्वारा, ठीक है, जब किसी देश द्वारा दूसरे देश, ठीक है, जब किसी देश द्वारा दूसरे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, जब किसी दूसरे देश द्वारा जब किसी देश द्वारा दूसरे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, है ना, संस्कृति, संस्कृति को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति औपनिवेशीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? औपनिवेशीकरण कहलाती है। ठीक है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो औपनिवेशीकरण कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक देश दूसरे देश के द्वारा क्या हो? नियंत्रित किया जाए। ठीक है, जैसे भारत क्या किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? तो ब्रिटिश के द्वारा। तो भारत क्या था? भारत जो था वह ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। ठीक है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है क्या? 250 वर्षों के बारे में लिखने के लिए इतिहासकारों द्वारा प्रयोग स्रोत। अच्छा, 250 वर्षों का इतिहास कैसे लिखा? तो प्रशासन द्वारा जारी रिकॉर्ड, ठीक है, और सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण होना। अब प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट क्या होगा? तो देखिएगा, प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट में आप कह सकते हैं ब्रिटिश, प्रशासन द्वारा जारी रिकॉर्ड में आप क्या कह सकते हैं? तो लिख सकते हैं ब्रिटिश प्रशासन का आधिकारिक रिकॉर्ड। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन का आधिकारिक रिकॉर्ड। क्लियर है? अब जो ब्रिटिश वाला लिखा और जो संरक्षित है उसके बारे में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो ज्ञापन, है ना, जो भारतीय लोग देते थे। उसके बाद समझौता, ठीक है, जो जो इंग्लैंड ने किया किसके साथ? चाइना के साथ किया। ठीक है, उसके बाद बर्मा के साथ किया, है ना, और किसके द्वारा? और रिपोर्टों द्वारा, और रिपोर्टों द्वारा, ठीक है, सांस्कृतिक निर्माण। ठीक है, सांस्कृतिक निर्माण। आई बात समझ में? ठीक है, और क्या प्रशासन के द्वारा? क्या प्रशासन द्वारा जारी रिकॉर्ड में और क्या हो सकता है? तो प्रशासन उस समय क्या किया? बहुत सारा अभिलेखागार और संग्रहालय की स्थापना की। तो ये लिख लीजिएंगे यहां, है ना, अभिलेखागार और संग्रहालयों की स्थापना।
संग्रहालयों की स्थापना। ठीक है, ये कौन किया था? प्रशासन किया था। अब आपको एक और बात पता होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, की स्थापना 1784 में की गई थी सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में। और उसका काम क्या था? किसकी स्थापना? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? की स्थापना 1784 में हुई। कब? 1784 में हुई। किसने, किसके नेतृत्व में? तो सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में। इसका काम क्या था? तो भारतीय जो ग्रंथ थे, सांस्कृतिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उनको संरक्षित करो, है ना, उनका अनुवाद करो। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था? ये एशिया का सबसे पुराना, अगर कह ले तो एक तरह से म्यूजियम के बारे में म्यूजियम स्थापित हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता म्यूजियम के नाम से फेमस है। क्लियर है? तो ये क्या था? अब क्या किया गया भाई? ये तो किया गया, उसके बाद क्या किया गया? तो प्रशासनिक रिकॉर्ड रूम की स्थापना। ठीक है, रिकॉर्ड रूम की स्थापना ये की गई, और वहां क्या किया गया? तो रिकॉर्डों को रखा गया। ठीक है, और इसके बारे में क्या किया गया? ये जब इतना सारा चीज हुआ, तो ये 250 वर्षों का इतिहास, मतलब अंग्रेजों का इतिहास जानने का इतिहासकारों द्वारा प्रयोग स्रोत है। ठीक है, अब कह रहे हैं भाई सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो हुआ क्या कि उस समय अंग्रेज सब क्या किया? तो मानचित्र के जरिए, ठीक है, किसके जरिए? मानचित्र के जरिए सर्वेक्षण हुआ, है ना, मानचित्र के जरिए सर्वेक्षण। क्लियर है? अब इस सर्वेक्षण में वो क्या करते थे? तो भूमि का सर्वेक्षण करते थे, वनस्पति का सर्वेक्षण करते थे। ठीक है, भूमि का सर्वेक्षण करते थे, फिर क्या करते थे? वनस्पति का सर्वेक्षण करते थे, है ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण करते थे। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण करते थे। क्लियर है? पुरातात्विक सर्वेक्षण करते थे, है ना। और क्या करते थे भाई? तो और क्या करते थे? प्राणी का सर्वेक्षण करते थे, है ना, और उसका रिकॉर्ड रखते थे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज एक काम करने लगे। क्या करने लगे? तो एक गवर्नर जनरल आया आपका 1872 में, लॉर्ड मेयो। ठीक है, कौन गवर्नर जनरल था भाई? तो 1872 में आया लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो। ये क्या किया कि जनगणना करवाया। लॉर्ड मेयो क्या किया? जनगणना करवाया। ठीक है, जनगणना करवाया। अब जनगणना भारत के लिए नई चीज थी, इसके पहले कभी भारत में जनगणना नहीं हुई थी। पहला जनगणना लॉर्ड मेयो करवाया था 1872 में। इसके बाद क्या हुआ? 1881 में एक गवर्नर जनरल आया, नाम था उसका लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन क्या किया? 1881 में पहली नियमित जनगणना करवाया। ठीक है, पहली नियमित जनगणना, है ना, ये एक तरह से सर्वेक्षण हो गया। और यहां से क्या हुआ? प्रत्येक 10 वर्ष बाद, कितने दिन बाद? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना आरंभ कर दी गई। ये क्या हुआ? सर्वेक्षण होने लगा, है ना। और इस सर्वेक्षण से क्या होने लगा कि एक तरह से क्लियर स्थिति पता चलने लगी, जो वर्तमान में भी इतिहासकारों को इससे पता चलती है। क्लियर है? चलिए और देखिए, कह रहा है क्या? आधिकारिक रिकॉर्ड से किस बात का पता नहीं चलता है? इतना बात तो पता चलता है। ठीक है, आधिकारिक रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? ठीक है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है। क्या नहीं पता चलता है? तो अधिकारियों द्वारा वही चीज रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, अधिकारियों द्वारा क्या? उन्हीं चीजों का रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट था। जिसमें इंटरेस्ट नहीं था उस बात से उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो कह रहा है क्या? अधिकारियों द्वारा क्या नहीं? तो मान लीजिए कोई तीर्थयात्री है, ठीक है, कोई तीर्थयात्री है, तो तीर्थयात्री की डायरी, है ना, कुछ ज्यादा बातें बताएंगी। ठीक है, तीर्थयात्री की डायरी कुछ ज्यादा बातें बताएंगी। ठीक है, या कोई ऐसे ही घुमक्कड़ आदमी है, ठीक है, यात्री का जो डायरी होगा वो अलग वृतांत प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कुछ और बातें, जैसे कोई आत्मकथा लिखा हो, है ना, आत्मकथा में कुछ और बातें होंगी।
ठीक है, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं होगी। उसके बाद क्या, समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या करेंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं होगी, है ना। उसके बाद क्या, कुछ लोकप्रिय पुस्तक, ठीक है, लोकप्रिय पुस्तकों में जो बात होगी वह आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं होगी। तो इतनी सारी बातें, ठीक है, ये अलग होगा, कुछ हटके होगा, ठीक है। आधिकारिक रिकॉर्ड में और क्या, तो हमें अधिकारियों की दिलचस्पी के बारे में पता चलता है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। कुछ नेता थे, है ना, कुछ नेता थे और सुधारक थे। नेता और सुधारक क्या करते थे, नेता और सुधारक अपने विचारों को, है ना, क्या, अपने विचारों को तथा समाज की स्थिति को अपने ढंग से प्रस्तुत करते थे, अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई, है ना। कुछ नेता हैं जो अपना बात अपने लिखेंगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना, अरविंद घोष हो गए। इन लोगों ने, उसके पहले आप चले जाइए तो दादा भाई नौरोजी हो गए। इन लोगों ने क्या किया है, अपने तरीका से वो बातें लिखी हैं जो अलग नहीं लिखा होगा। मान लीजिए दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें क्या किया है, उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। उनका कहना क्या था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत से धन अपने देश में ले जा रहे हैं। अब ये बात किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में होगी क्या, नहीं होगी ना। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उनकी लिखी हुई बातें। आप आ जाइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में, उनकी लिखी हुई बातें। अच्छा, वो इतना उग्र लिखते थे कि उनको एक अंग्रेज था वैलेंटाइन सिरोल, वो बोला कि बाल गंगाधर तिलक क्या है, भारतीय अशांति के जनक हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। आप देखेंगे कि भारत का पहला आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है बीडी सावरकर जी को, ठीक है। सावरकर जी ने किसके बारे में बताया, तो सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह के बारे में बताया। क्या वो कोई अधिकारी लिखेगा क्या, नहीं ना। उसके बाद राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक जो थे, उन्होंने उस समय की कुरीतियों का वर्णन किया जो किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं होगी। तो ये जो आपका था, ये जो अभी आप पढ़ें या इसके बारे में आपने जाना, ये क्लास 8 का चैप्टर 1 था जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो एक भूमिका बनाई जाती है कि आपको वास्तव में इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें वास्तव में क्या पढ़ना है, तो यही 250 वर्षों का इतिहास, ठीक है। क्या पढ़ना है इस क्लास में, तो 250 वर्षों का इतिहास। कहने का मतलब क्या, कि भारत में अंग्रेजों का आगमन, ठीक है, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना, डचों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, है ना, ये सारी बातें आपको इस क्लास में पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है। चलिए, तो ये जो था, है ना, ये जो था, ये क्या था, तो ये एक तरह से समरी कह लो, है ना। ये क्या था, ये एक तरह से समरी था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी पेज पे आएंगे, है ना। चलिए, तो ओरिजिनल एनसीईआरटी को एक बार देख लिया जाए, है ना। देखिए, ओरिजिनल एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर क्या है, 1 है, कैसे, कब और कहां, जो कि हम शुरू किए थे आपके लिए, है ना। कह रहा है क्या, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है, पहला लाइन है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। पहले आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीख रटते जाओ भाई, ठीक है ना। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, नहीं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं।
जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभा के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई, है ना, वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर इस बात पर हैरान होते हैं, चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते आपके जेहन में यह सवाल उठता होगा, रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी से आने जाने से पहले लोग दूर दराज की यात्रा कैसे कर पाते थे। ठीक है, यह सबके दिमाग में उठता है ना। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की जानकारी कैसे मिलती थी। चलिए ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वास्तव में गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा, है ना। इसका स्वाद धीरे धीरे उनके जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। क्लियर है। हम इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। ठीक है, तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी, कब मरा और वह उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ठीक है, इस तरह की घटनाओं के लिए कोई निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों का में तिथियों का महत्व हमेशा बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में हमने देखा कि अब इतिहासकार दूसरे बहुत सारे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर किस तरह बने और बाजार किस तरह फैले। ठीक है, कौन सी तारीख है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर उनका अध्ययन करते हैं। अगर हम अध्ययन का विषय बदल दे तो हम नए मुद्दे की ओर ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। एक उदाहरण है, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में उसमें गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होता है। एक बात यहां नोट कर लीजिएगा, पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स, और उसके बाद आखिरी वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। ठीक है, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल वायसरों का कभी नहीं खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारे तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर की कोई चीज ही नहीं है जो जानना महत्वपूर्ण हो। क्लियर है। चलिए, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े अध्याय में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि वह आसानी से समझ में आ सके और याद रखा जा सके। ठीक है, चलिए, कह रहा है क्या, 1817 में जो आपको हम बात बताए हैं, एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक था जेम्स मिल। कौन? 3 खंडों में बांटा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। क्या, किसमें? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है, ये बात हम आपको बताए हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है? एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं वे सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ठीक है, मिल को लगता था सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोपियों से पीछे हैं। इतिहास
इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता था। यही कारण था कि यह हिंदू ब्रिटिश और मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त हो सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है। इतिहास की इस धारणा में भारत अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है, कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं था। जैसे मौर्य वंश का बौद्ध धर्म था, चोल वंश का शैव धर्म था। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहासकार क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इन खंडों को बांटने में समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। ठीक है, तो मध्यकालीन समाज में वो था जहां ये सब बातें नहीं थी। ठीक है, जैसे कि हम इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या है? इस किताब में हम आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कैसे अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे। और उपनिवेश क्या होता है तो हम आपको बताए हैं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। हम किस तरह जानते हैं 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए कौन सा स्रोत इस्तेमाल होता है? प्रशासन क्या करता है? अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। ठीक है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। क्या किया? सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, सभी के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक काल के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ा। अंग्रेजों को विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनका सही ढंग जानना जरूरी है। तो क्या किया? 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण हुआ, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु और स्थानीय फसलों और इतिहासों का पता लगाया जाता था। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाका और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा कौन सा सर्वेक्षण आपको हम बताए हैं? वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाने लगे। आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी चलिए
तस्वीर इनमें इतिहासकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा सचित पुस्तकों में तैयार की गई कई जगह दिखा था। इन तस्वीरों के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में मचे हुए हैं, है ना। अंग्रेजों की नजर विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। 1857 के विद्रोह के बाद बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे यह भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीजें में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। रिकॉर्ड से यह हमेशा मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उसकी कोई कमी नहीं रहती। अब क्या है भाई वो स्रोत? तो लोगों की डायरियां, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं आती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक बढ़ी, क्या छपने लगा? अखबार छपने लगा, ठीक है। और विभिन्न मुद्दों पर, है ना, विभिन्न मुद्दों पर नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को, ठीक है, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव करते थे। हम थोड़ी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया, थोड़ा सा ये देख लीजिए क्या कह रहा है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई नहीं, ब्रिटिश 3 काल में बांटा था। यह गलत है। सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद दिखती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, सरकारी दस्तावेज में वही मिलता था जो सरकार चाहता था। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। यह सही है। क्लियर है? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर, कहने का मतलब चैप्टर 1, है ना। अब दूसरे चैप्टर से महत्वपूर्ण बातों का आरंभ हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग मिलेंगे फिर इसके अगले चैप्टर के साथ, ठीक है।